नहीं कैसे ऊट पटांग फैसले लेते जा रहे हैं। जिस खिलौने का डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है, उसी खिलौनों का प्रोडक्शन कम करवा दिया है। वो क्यों? तुम भी कमाल करती हो वसुधा। भाई की फीस के लिए जेवर बेचती हो और बचे खुचे पैसे भी दूसरों पे लगाना चाहती हो। पहले तो सर कूद कूद के कह रहे थे कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अब सारा काम मेरे और तुम्हारे जिम्मे डाल रहे हैं। भैया एक बात बोलूं? बोल। आजकल आप ऑफिस से आने पर बड़े थके थके लगते हो। लगता है काम का बहुत प्रेशर आ गया है आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिख रहा है। मैं तो कहती हूँ आप भाभी को मनाकर वापस कंपनी में ले आइए। अरे मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत खटपट किस घर में नहीं होती? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतनी दूरी बना ली जाए। अब पहले भाभी सारा काम संभाल लेती थी, अब आपको करना पड़ रहा है जो आपसे हो नहीं रहा है। इसे कैसे मालूम कि मैं ऑफिस में काम नहीं संभाल पा रहा? कहीं इसका भी कोई जासूस तो नहीं ऑफिस में? करिश्मा या नूर? भैया इतना सोचिए मत, मैं सही कह रही हूँ। भाभी को मना लो। और वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। माना भाभी ने गलती की होगी, लेकिन आप तो बड़े हो ना, एमडी हो, आपको भाभी को क्षमा कर देना चाहिए। ये भी तो सोचिए कि चाचा जी वापस आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम लोग। और सबसे पहले तो पूछताछ आप ही से होगी। और अगर चाचा जी नाराज हो गए तो एमडी की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, चाचा जी की दौलत भी हाथ से जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैंने नहीं निकाला है उसे, अपनी मर्जी से गई है वो। और तुझे क्या लगता है कि उसके पीछे से काम नहीं हो रहा है? सारा काम हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। इनफैक्ट 1-2 स्टाफ और बढ़ाने वाला हूं मैं कंपनी में। चाचा जी के आने तक कंपनी एकदम सरपट दौड़ रही होगी। लेकिन भाभी को लेके वो आपसे... मैं समझा दूंगा उन्हें, तू टेंशन ना ले। चाचा जी को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब आप भाभी को वापस कंपनी में आने के लिए नहीं मनाएंगे? हरगिज नहीं, वो अपने मन से गई है। अगर आना होगा तो अपने मन से आएगी, मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन भैया, कोई मेरी बात नहीं समझता। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चाचा जी की दौलत किसी को नहीं मिलने वाली। सारी दौलत की मालकिन बनेगी वो भाभी। क्या करूं मैं? भाभी भी तो मुझसे उखड़ी उखड़ी हुई है। एक रास्ता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी शादी तय करानी होगी ताकि चाचा जी का सारा ध्यान इधर बढ़ जाए और मेरी 20 लाख की एफडी भी बच जाए। हाँ, ये सही रहेगा। कोई ना कोई चक्कर तो चलाकर ही रहूंगी। भैया की तरफ बेवकूफ नहीं हूं।
मुझे सेल टैक्स ऑफिस को डील करने का कोई नॉलेज नहीं है और करिश्मा को भी नहीं है। और फैक्ट्री के रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी वसुधा मैम ही देती थी। बात करना ठीक होगा वसुधा से। पता नहीं क्या सोचेगी। इसे तो यही लगेगा कि मैं काम नहीं संभाल पा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं करूंगा बात। और अगर चाचा जी नाराज हो गए तो एमडी की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, चाचा जी की दौलत भी हाथ से जाएगी। मैं तो कहती हूँ आप भाभी को मनाकर वापस कंपनी में ले आइए। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा। क्यों मनाऊं मैं? खुद गई है खुद आए। चाचा जी को मैं समझा लूंगा, जरूर समझा लूंगा। मुझे अब अच्छे से काम करना होगा। चाचा जी को दिखाना होगा कि मैं भी काबिल हूँ, होशियार हूँ। संजय, तू अचानक आना, अंदर आ। दीदी मैंने कहा था ना 1-2 दिन में आने की कोशिश करूंगा। देखो मैं आ गया। अच्छा किया, मुझे बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने। आना, अंदर आ। बैठ। और मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। अरे दीदी आप चाय वाय छोड़िए और बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ मेरे साथ बैठ के बात कीजिए, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। और बता, माँ पापा कैसे हैं? अच्छे, इस उम्र में जितनी ठीक होनी चाहिए उतनी ठीक है। मुझे याद तो करते होंगे। बहुत, अक्सर आपकी बातें होती रहती है। अब बच्चे स्कूल गए हैं? हाँ, अभी स्कूल के लिए छोड़ के आई हूँ। बहुत दिन हो गए बच्चों को देखे। अब दीदी लाइफ कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। दीदी आई एम सीरियस। आप ससुराल छोड़ के बच्चों को लेकर यहाँ रहिए। कुछ तो बात होगी। वो अक्षय माँ पापा के साथ विदेश में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। क्या जीजा जी विदेश शिफ्ट हो गए? आपको और बच्चों को यहाँ छोड़कर? क्यों? आई मीन क्या हुआ, क्या पूरी बात बताइए। मेरे और अक्षय के बीच में पिछले कुछ महीनों से कुछ सही नहीं चल रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गलती किसकी थी, लेकिन हम दोनों की कोशिशों के बावजूद तनाव बढ़ता ही जा रहा था। जरा जरा सी बात पर हमें झगड़े होने लगे। मैं संभालने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो क्या कहूं। एक दिन उन्होंने मुझसे तलाक लेने की बात करी। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर झगड़े में उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं इतनी ज्यादा व्यथित हो गई थी कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं पहाड़ी से कूद भी जाती, लेकिन ऐन समय पर एक संत पुरुष आरडी ने आके मुझे बचा लिया। आरडी? हाँ, वो खुद को आरडी कहते थे, राजदूत। मुझे बचाने में उन्हें चोट लग गई।
और मैं अपनी चिंता छोड़ के उन्हें बचाने में लग गई। मैं इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर अशोक के हॉस्पिटल ले गई। वहां उनका इलाज होता रहा और मैं भी वहीं रुकी रही। आरडी ने मुझे एक नई रोशनी दिखाई, जीने का हौसला दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, उस पर औरों का भी अधिकार है। मेरे बच्चों का, मेरे पति का, माता पिता का, तुम्हारा, मुझसे जुड़े हर एक शख्स का। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। फिर अचानक एक दिन ठीक होकर वो कहीं चले गए और जाते जाते मुझसे मेरा अस्तित्व भी छीन गया। पागलों की तरह उन्हें ढूंढती रही। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक दिन आरडी के शिष्य ने मुझे आकर एक एनजीओ का पता दिया और मुझे वहां जाने को कहा। ये भी कहा कि ये मेरे लिए आरडी का आदेश। एनजीओ? आरडी वहां रहता था? नहीं, उन्होंने तो मुझे वहां इसलिए भेजा था कि मैं जिंदगी को दूसरे नजरिए से भी देख सकूं। एनजीओ में मुझे अपने जैसी कई औरतें मिली। सबकी कोई ना कोई दुख भरी कहानी थी, लेकिन सब में जीने का एक हौसला था। उनमें खुद को जिंदगी की ओर वापस ले जाने की हिम्मत थी। मैं कुछ दिन वहीं रही, खुद को बदलने की कोशिश करने लगी, जिंदगी को एक नए रूप में देखने लगी। जैसे जैसे मैं जिंदगी की ओर वापस मुड़ने लगी, वैसे वैसे बच्चों से मिलने की तड़प बढ़ने लगी। तो आप एनजीओ छोड़कर आ क्यों नहीं गई? नहीं आ सकती थी मेरे भाई, क्योंकि आरडी का आदेश था कि सही समय आने पर वो खुद मुझे एनजीओ से वापस घर भेजेंगे। तो आरडी आया? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और मुझे वापस घर आने की अनुमति दे दी। फिर वहां क्या हुआ? फिर मैं घर गई, बच्चों से मिली। मुझे देखकर वो ऐसे रोए कि पूछो मत। मम्मा! चिराग। भाभी, भाभी माफ कर दीजिए मुझे। राज! सुन लिया फैसला अपने देवर का? अब जाती हो यहाँ से कि धक्का मार के बाहर? फिर मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। कैसी बातें कर रही हो दीदी? ये घर आपका है, वो घर भी आपका है, आपका हक है। राज और छाया ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं आपको? मैं भी बात करता हूँ। नहीं संजय, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। एक ना एक दिन उनको जरूर पछतावा होगा अपनी गलती का, जैसे मुझे हुआ। डॉक्यूमेंट्स आज ही सबमिट कर। हाँ, चलो अच्छा है, मौका मिला है तो इशारा कर ही दूंगा कि फिर से आपका ऑफिस ज्वाइन कर ले। चाचा जी का मेला है, क्या होगा इसमें, देखते हैं।
सरकारी डॉक्यूमेंट्स में वसुधा के साइन कराने। साइन तो मैं भी कर सकता हूँ। सुधीर, अंदर आओ। जी सर। सुधीर, ये बड़े साहब का मेल आया था। एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे वसुधा की साइन लगती थी। हाँ सर, वसुधा मैम सभी सरकारी विभागों का काम खुद ही हैंडल करती थी। अब वो नहीं है तो कौन करेगा? अब सर मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे हिसाब से ये आपको करना चाहिए। ठीक है, जाओ अभी। जी सर। तो वसुधा के पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आज ही सबमिट करना। हाँ, चलो अच्छा है, मौका मिला है तो इशारा कर ही दूंगा कि फिर से आपको ऑफिस ज्वाइन कर ले। दिक्कत तो हो रही है उसके बिना, सारा काम कैसे हैंडल करती थी वही जाने। पर डायरेक्ट नहीं कहूँगा, समझ गई तो ठीक है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। सर, दिल्ली के बाहरी इलाकों में कुछ कॉलोनी बनी है, हम वहाँ कैंप करवा रहे हैं। सबसे पहले हम पानी बचाओ के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंप करवाएंगे। हाँ सर, खर्चा तो होता ही है। सर, सरकारी ग्रांट कब तक मिल जाएगा? थैंक यू सर। सर, हो सके तो थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा प्लीज। जी नमस्ते। जी कहिए। वसुधा जी यही काम करती है? हाँ जी, मुझे उनसे मिलना है। आप जानते हैं उन्हें? हाँ जी, उनसे कहिए कि उनके ऑफिस से कोई आया है। पुरानी ऑफिस से है ना? जी। मुझे पता था, वसुधा जैसी होनहार एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से निकालना आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी कंपनी के बॉस XYZ जो भी हो, उन्होंने बहुत ही गलत किया उसके साथ। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें बिजनेस करने का ढंग ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ी है। कोई ऐसे ही नौकरी नहीं छोड़ता, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। मैंने वसुधा से कई बार पूछा पर वो कुछ नहीं बताती। आपको मालूम हो तो आप भी बता दीजिए। जी, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सतर्क रहिएगा। वसुधा की तरफ वो आपको भी निकाल सकते हैं। पता नहीं लोग कैसे कंपनी चलाते हैं। घमंडी होगा आपका बॉस। आप प्लीज वसुधा को बुलवा दीजिए। रेनू, जाके वसुधा को बुलाओ। जी। आप बैठिए, वसुधा आ रही है। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ वसुधा, ये तुम्हारे ऑफिस से आए, जानते हो इन्हें? एक बात बोलो, तुम कंपनी फिर से ज्वाइन कर लो। वसुधा, जानती हो ना इन्हें?
जी देख लो क्या काम। आइए आइए मेरे साथ। आइए बैठिए। हाँ, काम तो अच्छा होता है। हाँ वो तो है। आप कुछ काम से आए थे? हाँ, एक मिनट। ये कुछ पेपर्स हैं जिन पर तुम्हारी अर्जेंट साइन चाहिए। चाचा जी का फोन आया था इसी अर्जेंट काम के लिए। चाचा जी वापस आ गए? नहीं, अभी कह नहीं सकते कब आएंगे। हो सकता है कि जल्दी आ जाए, हो सकता है लेट आए। तो फिर ये पेपर? कुछ सरकारी काम के पेपर, पहले तुम ही देखती थी इसलिए। ये पेपर्स अर्जेंट है, इन्हें आज ही मुझे जमा कराना है, इसलिए यहाँ पर आया। आप तो एमडी हैं, साइन तो आप भी कर सकते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन चाचा जी ने तुम्हारा ही नाम लिया कि तुम्हारी साइन कराकर ये पेपर्स जमा कर दो। हाँ, अब उन्हें थोड़ी ना मालूम कि तुमने जॉब छोड़ दी है। ओह, तो आपको बता देना चाहिए था। मैंने फोन पर बताना उचित नहीं समझा। ठीक है, बताइए कहाँ साइन करना है? एक बात बोलो, तुम कंपनी फिर से ज्वाइन कर लो। भाभी प्लीज, मैं पार्टी में बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मम्मी आज मेरे रिश्ते की बात चलाने वाली है पार्टी में। क्या भाभी, ऐसे तो आप इतना प्यार दिखाती हैं और अब एक छोटी सी फरमाइश भी नहीं मान सकती मेरी।